नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दे रहा है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है मेजर टेस्ट 3 देख रहे थे। 33 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 से आगे देखेंगे। और आज अपने जो है वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विदेशी व्यापार है और इसके साथ में सेवा और उद्योग क्षेत्र है उसके क्वेश्चन कवर होंगे। वैसे ही क्या है, मेजर टेस्ट है। पिछला जो माइनर टेस्ट थे, माइनर टेस्ट 9, 10 और 11, उनका जो है सिलेबस इसमें कवर है। तो ज्यादातर चीजें को अपन पहले ही जो है आराम से विस्तार से देख चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला है कि हिंद महासागर क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो देखो, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 2 नंबर पर जो महासागर आता है आपका वो आता है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। 3 नंबर पर जो आता है आपका हिंद महासागर। और 4 पर आता है दक्षिणी महासागर। और 5 पर आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो अब यहां पर जो है ये हिंद महासागर विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। फिर पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर को प्रशांत सागर जो महासागर है उससे जोड़ती है। तो बात बिल्कुल सही है। कैरिबियन सागर किसका जो है उपसागर है? तो अटलांटिक महासागर का। किसका? अटलांटिक महासागर का। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, मतलब ये कथन आ जाए कि जो आपकी पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो भी सही है। और कैरिबियन सागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह भी सही है। क्योंकि कैरिबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर का उपसागर है, या हम कह सकते हैं ही जो है कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ठीक है। फिर पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर महासागर विस्तृत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपने दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसमें अपनी जो इस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज चली थी कलाम की, उसकी जो क्लासें थी 70 क्लासें 15 से लेकर 25 मिनट की, उनमें से 41 क्वेश्चन जो है आए थे, लगभग 40-41 क्वेश्चन। वो उसका मैंने सबूत का वीडियो भी डाला था। तो आप जो है इनसे चूक ना जाए, इसलिए साथ में संस्कृत डिपार्टमेंट वाले जो है पेपर है ना, उसकी जो क्लासेज है जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है और इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने, तो वो भी साथ में जरूर देखें। और दोनों अगर आप देख लेते हो तो आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे। जबकि संस्कृत डिपार्टमेंट का जीके का पेपर बहुत हार्ड आया था, फिर भी 40 क्वेश्चन आए थे इन क्लासेज से, जो मैं साथ में डिटेल बताता हूं वहां से। तो आप वो भी जरूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। आगामी सेकंड ग्रेड के लिए एक नई रणनीति अपने पास से जल्द ही जारी कर दी जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतरिक्ष सागर या झीलें जो है लवणता से सुमेलित नहीं है? मृत सागर ये एशिया में है, आपको पता है एशिया महाद्वीप में है, और ये 238% लवणता रखता है। बिल्कुल सही बात है। फिर बात करें काराबुगास की खाड़ी, 170% लवणता रखती है। बिल्कुल सही है। और ये आपके एशिया में है। और एशिया में कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में। ग्रेट सोल्ट झील, ग्रेट सोल्ट झील आपकी ये यूएसए में है। और ये आपकी जो है 220% क्या रखती है? जो लवणता रखती है। तो उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वान झील जो है आपकी 330% लवणता रखती है। और ये आपकी तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की में। एशिया में ये भी तुर्की में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, भूमध्य रेखा तथा ग्रीनविच रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? ये वाली ऐसे जो जाती है। भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये होती है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसको कहते हैं क्या? ग्रीनविच रेखा। और ये दोनों जिस महासागर में काटती है उसका नाम है आपका कौन सा? अंध महासागर। नाम ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर 3। और अंध महासागर किस महासागर का उपनाम है? अटलांटिक महासागर का। तो अंध महासागर की जगह अगर अटलांटिक महासागर नाम आ जाए तो ध्यान रख लेना, दोनों एक ही बात है। तो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में जो है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, जिनके नाम भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा है, वो एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अधोलिखित पवन और प्रकृति के में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरोको जो पवने हैं वो गर्म शुष्क पवने, बिल्कुल। और सिरोको पवने कहां पर चलती है? ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान से, सहारा से उत्तर दिशा की ओर चलती है। उत्तर दिशा की ओर चलती है। खमसिन, खमसिन भी क्या है? आपकी गर्म शुष्क पवन है। गर्म शुष्क पवन है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। खमसिन सिरोको पवन का उपनाम है। जो आपका जो सिरोको पवन है उसको मिस्र जो है आपका इजिप्ट, इजिप्ट में क्या कहते हैं? खमसिन कहते हैं। मिस्ट्रल अति शीतल पवन है, बिल्कुल। और मिस्ट्रल जो पवन आपकी कहां पर चलती है? तो मिस्ट्रल पवन जो है स्पेन व फ्रांस में चलती है। स्पेन व
फ्रांस में ठंडी हवा है ये। फोन, फोन आपकी गर्म हवा है, और फोन जो है आपकी कहां पर चलती है, तो फोन चलती है आपकी दक्षिण यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणियों में, दक्षिण यूरोप में आल्प्स श्रेणियों में, ठीक है। आल्प्स श्रेणियां जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन जो है यहाँ पर ये चलती है फोन, लेकिन ये गर्म हवा है, जबकि मिस्ट्रल पवन जो है वो स्पेन में चलती है और ये जो है ठंडी हवा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, वैसे अपन ये चीज पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर मैं वापस बता देता हूं इनको एक चित्र के माध्यम से। अगर अपन देखें तो इस हिसाब से ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका, ये 5 डिग्री उत्तरी है, 5 डिग्री दक्षिणी है। ऊपर अपन डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देते हैं, वैसे 30 से 35 जो है आपका क्षेत्र जो होता है वो शांत होता है, लेकिन अपन डायरेक्ट 30 ही मान लेते हैं। ये 60 है और ऊपर 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री। सेम इधर की तरफ चलेंगे तो ये 30 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री हो गई और ये हो गई 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो ये 0 डिग्री वाला है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं ITZ, आई ऊपर लिख देता हूं, इसको कहते हैं ITCZ जोन, और ये नीचे वाला भी ITCZ जोन होगा, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर होता है हेडली कोशिका, और हेडली के ऊपर होती है फेरल, और फेरल के ऊपर पोलर या ध्रुवीय होती है कोशिका या सेल। सेम नीचे की तरफ ये हेडली हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी फेरल हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, पोलर, जिनको ध्रुवीय भी कहते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वायु की दिशा, ऊपर से वायु इस तरफ आती है, ठीक है, और इधर से सामने वापस जाती है ऐसे, ठीक है। फिर इधर जो आपकी पौने जो होती है आपकी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। बाकी ये शांत क्षेत्र होता है, नीचे भी यही सिस्टम रहता है, इधर ऊपर की साइड चलेगी ऐसे, और इधर जो है नीचे की साइड चलेगी, और इधर वापस ऊपर की साइड चलेगी, ये पवनों का रहता है, लेकिन अपने ऊपर वाले से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की, तो यहां पर ये जो एकदम शांत होती है पवनों की दिशा, तो ये शांत प्रदेश में गिना जाता है, तो जो जिस कलर से उसमें ही मैच कर देते हैं अपन। फिर बात आती है अपनी फेरल सेल की, फेरल सेल, ये रही फेरल सेल, ठीक है, ये इस साइड पूर्व दिशा होती है और इस साइड पश्चिम दिशा होती है, ये आपको पता है। तो देखो फेरल में देखो पौने कहां जा रही है, ये पश्चिम है इस साइड, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है ना, ये देखो पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पश्चिम से आ रही है, इसलिए इनको पश्चिमी पौने कहते हैं, ठीक है। ये अगर चित्र आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं। फिर आती है आपकी हेडली सेल, ये रही हेडली सेल, हेडली सेल में पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, देखो पौने, वैसे उत्तर से दक्षिण है लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपकी हेडली सेल जो है इसमें क्या चल रही है, पौने पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, पहले अपन बात करते हैं पोलर सेल की। पोलर सेल में भी देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये पोलर सेल में भी पूर्व से पश्चिम है और हेडली सेल में भी पूर्व से पश्चिम है, लेकिन हेडली सेल वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने। तो ये हेडली सेल में व्यापारिक पवने हो जाएगी। इनकी दिशा अगर बात करें तो ये भी पूर्वी पवने, अगर कई जगह पूर्वी पवने आ जाए ना तब भी ध्यान रखना ये पूर्वी पवने। इसके अलावा पूर्वी पवने जो चलती है आपकी कहां पर चलती है, इसके अलावा चलती है पोलर सेल में, क्योंकि इसमें भी देखो पूर्व से आ रही है आपकी, तो ये भी पूर्वी ही पवने होती हैं, ठीक है। जो जिस कलर में लिखा हुआ उस कलर से मैच है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 39, पछुआ पवनों की सर्वाधिक गतियां होती है। पछुआ पवने जो पश्चिम दिशा से आती है, पछुआ पवने कौन सी होती है, जो पश्चिमी दिशा से आती है, और पश्चिमी दिशा से कौन सी में, फेरल कोशिका में आती है, ठीक है। तो पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति कहां पर होती है, तो सर्वाधिक गति आपकी ऑप्शन नंबर 2 में होती है, दक्षिणी गोलार्ध का जो महासागरों वाला भाग है। कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में तो महाद्वीप ज्यादा है, तो वहां पर पवने इतनी तेज नहीं चल पाती, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के जो महासागर है वहां पर ये पवने चलती है, और पछुआ पवने फेरल कोशिका में चलती है, और फेरल कोशिका जो 30 से 60 डिग्री जो है आपके अक्षांश में पाई जाती है, अक्षांश के मध्य। तो इन अक्षांशों के कारण जो 40 डिग्री अक्षांश पर जो पवन चलती है उसको कहते हैं क्या, गरजती चालीसा, गरजती चालीसा पछुआ पवनों का नाम है ये, ठीक है। 50 डिग्री पर जो आपके पवन चलते हैं उसको कहते हैं प्रचंड 50सा, प्रचंड 50सा, और 60 डिग्री पर जो पवन चलती है उसको कहते हैं चीखता साटा, चीखता साटा। तो ये किस किस प्रकार की पवन है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि गरजती चालीसा किस प्रकार की पवन है, पछुआ पवन। कौन सी कोशिका में बहती है ये, फेरल कोशिका में। कहां से कहां के मध्य, 40 डिग्री अक्षांश और ये 30 से 60 के मध्य, तीनों ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करनी है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर नहीं बाईं ओर जो है विक्षेपित होती है। कौन सी ओर? बाईं ओर। और दाहिनी ओर कहां पर होती है? उत्तरी गोलार्ध में। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध में तो पवन जो है दाईं ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, फिर बात करें भू विक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समांतर प्रवाहित होती है। यह बात बिल्कुल सही बात है। भू विक्षेपी जो पवन है वो समदाब रेखाओं के समांतर प्रवाहित होती है। पवन की गति घर्षण के साथ बढ़ती है तो गलत बात है, घटती है। आपको पता है क्या है? घटती है। घर्षण से पवन की गति घटती है। पवन की गति दाब प्रवणता बल से व्युत्क्रम समानुपाती होती है। तो व्युत्क्रम को हटा दो, सिर्फ समानुपाती होती है। दाब प्रवणता का मतलब है, मतलब उच्च दाब जो है एक तरफ उच्च दाब होना, एक तरफ निम्न दाब होना। और हवा हमेशा जो है पवन जो है उच्च दाब से वो मतलब पवन जो है हमेशा कहां से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो दाब प्रवणता के समानुपाती होती है। दाब प्रवणता का मतलब है ताप जो है दाब में बहुत ज्यादा अंतर। प्रवणता मतलब ढलान होती है। ढलान मतलब अंतर, कि उच्च दाब बहुत ज्यादा, निम्न दाब बहुत कम है, तो पवने भी उसी गति से चलेगी। तो दाब प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, जबकि समानुपाती होती है। तो ऑप्शन 2 ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित क्षेत्रीय दाब कटिबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम वही है, विषुवतीय निम्न सबसे ऊपर आएगा 2 नंबर। कारण कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है और सबसे पहले यही आता है। उसके जस्ट बाद में आता है उपोषण। ठीक है, और एक आपको पता है ध्रुवीय सबसे ऊपर ही ऊपर आता है, तो 3 नंबर पर ध्रुवीय आएगा और ध्रुवीय से पहले उपध्रुवीय आएगा। तो ये मतलब ये हो गया 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3। कैसे? विषुवत रेखा से मतलब देखो ये पृथ्वी है, विषुवत ये वही वापस अभी अपन ने ऊपर देखा था वही बात है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ध्रुव होते हैं, तो सबसे ऊपर ध्रुव आएगा, तो सबसे लास्ट में ध्रुव जो है कर दिया, ये रहा ध्रुव है। ध्रुव से पहले उपध्रुव आएगा, जैसे सेमीफाइनल होता है फाइनल से पहले, वैसे ध्रुव से पहले उपध्रुव होता है, तो 1 हो गया। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री वाली को, तो सबसे पहले ये आएगी, तो बच गया 4, तो 2 4 1 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चित्र अगर आपको याद है तो आप बहुत कुछ जो है आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है, अब जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से देख लेना इनको। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के कुल निर्यात यानी माल प्लस सेवा में वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी। बिल्कुल सही बात है, जो पिछला वित्त वर्ष था 2025 उसमें सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी। ठीक है, फिर बात आती है आपकी कि अप्रैल से दिसंबर 2024 में कुल निर्यात 682 नहीं 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका। तो ये गलत है, तो केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन बोल रहा है, अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में हुई साल दर साल वृद्धि में किस क्षेत्र में सर्वाधिक 28.6% वृद्धि हुई है? तो ये क्वेश्चन क्या डिलीट कर दिया गया कलाम द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया गया इसका। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये 28.6 नहीं 35% से ज्यादा की जो है इसमें क्या की है वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दिसंबर 2024 तक जो है निर्यात में हुई साल दर साल वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक सामान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44। वित्त वर्ष 2025 में भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया गया? तो सर्वाधिक निर्यात आपका यूएसए को किया गया है। 1 नंबर पर यूएसए आपका। ठीक है, ये वैसे अपन जो है विदेशी व्यापार की मैंने डिटेल से क्लास ली थी, उसमें चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। 2 नंबर पर चीन आता है, 2 नंबर पर यूएई आता है, 3 नंबर पर चीन आता है और 4 नंबर पर बांग्लादेश आता है निर्यात में, बांग्लादेश। ठीक है, सर्वाधिक है यूएसए, वो क्लास जरूर देख लें, नवीनतम ही डेटा है उसमें। फिर निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी कर लेते हैं। वर्ष 2026 तक भारत को B2C ई कॉमर्स बाजार में जो बाजार है वो 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। बिल्कुल, B2C जो आपका बाजार है वो ई कॉमर्स वाला वो 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है वर्ष 2026 में। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का ई कॉमर्स बाजार वैश्विक ई कॉमर्स बाजार का लगभग 1.5% हिस्सा रखता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो ई कॉमर्स जो आपका बाजार है वैश्विक, वो जो है वैश्विक ई बाजार मतलब जो भारत का ई कॉमर्स बाजार है वो विश्व का जो ई कॉमर्स बाजार है उसका 1.5% हिस्सा रखता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, भारत में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है,
सबसे पहले अपन बात करते हैं इस मंच की स्थापना विश्व बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ेगा, तो इस जो है मंच की स्थापना से विश्व बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हमारे आयातक हैं उनको जो त्वरित सूचना प्रदान करेगा, तो ये गलत बात है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पर। डैशबोर्ड आधारित ये जो है मंच है, क्या है, डैशबोर्ड आधारित, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ये निर्यातकों को जो है नए बाजार से जोड़ने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। भारतीय निर्यातकों के लिए विश्व बाजार में अवसरों की पहचान करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। मतलब कौन से जो मंच है उसके बारे में ये कहा गया है। एमएसएमई मतलब लघु और सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उसको पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार को सुगमता लाने के लिए जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? उद्यम पंजीकरण पोर्टल। किसको? उद्यम पंजीकरण पोर्टल को जोड़ा गया किस जुलाई 2020 में। किस लिए? जो एमएसएमई सेक्टर है उसको पंजीकृत करने के लिए और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक बनाने के लिए सरकार ने सिडबी क्या है? सिडबी है आपकी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से, विकास बैंक की सहयोग से लॉन्च किया है। तो इसके सहयोग से क्या लॉन्च किया है? तो उद्यम सहायता मंच लॉन्च किया है। उद्यम सहायता मंच को लॉन्च किया है। मंच, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो ऊपर वाले का उत्तर तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल और नीचे वाले का उद्यम सहायता मंच। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता मंच। क्वेश्चन नंबर 48, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इक्विटी में के विक्रय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनिवेश कहलाती है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इक्विटी के विक्रय की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, ध्यान रख लेना, विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा छोटा करने वाला, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। ठीक है, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है, तो ये गलत बात है। एशिया का चौथा है, विश्व में तो टॉप 20 में है, लेकिन एशिया का 4th है, तो ये वैसे गलत हो गया। एशिया में 4th है तो विश्व में 4th नहीं हो सकता। हाँ, जो मतलब विश्व के टॉप 20 देश है उनमें शामिल है। अक्टूबर 2023 तक जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही बात है। वित्त वर्ष 2023 में जो फार्मास्यूटिकल्स और औषधियों जो वनस्पति उत्पादन उद्योग है उनका कुल उत्पादन स्थिर कीमतों पर 4.56 लाख करोड़ पहुंच चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। इन कथनों को आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का अनुमानित 1.5% हिस्सा रखता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला इसमें क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 39वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो है 39वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में अनुसंधान से संबंधित निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन प्रणाली मुख्यतः नहीं अपनाई जाती है? अनुदान अपनाया जाता है भारत में, बिल्कुल। कर छूट अपनाई जाती है, बिल्कुल। पेटेंट संबंधी प्रोत्साहन अपनाया जाता है, लेकिन कर अवकाश नहीं अपनाया जाता। ठीक है, कर अवकाश जैसा शब्द भारतीय जो प्रोत्साहन प्रणाली है उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसको भी डायरेक्ट ही याद रखो। क्वेश्चन नंबर 52, व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्यों को व्यापार करने में सुगमता, मतलब ईज ऑफ डूइंग, क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके अंतर्गत 4 समूह में बांटा गया भारत के राज्यों को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उसमें शामिल नहीं है? तो देखो 4 कौन कौन से है आपके। एक तो हो गया टॉप अचीवर्स, दूसरा हो गया अचीवर, एक हो गया एस्पायर्स, एक इमर्जिंग, बच गया कौन सा? एक्सीलेंट नामक कोई श्रेणी नहीं है। 4 श्रेणियां आपके सामने है, एक ये रही, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 53, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह योजना 14 क्षेत्रों में शुरू की गई है, बिल्कुल सही बात है। ये वन साइज ऑल फिट दृष्टिकोण अपनाती है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इस योजना में सम्मिलित है, बिल्कुल। 14 उप क्षेत्र इस योजना के, मतलब 14 क्षेत्रों में PLI योजना उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को अपनाया गया है। और ये जो वन साइज वन ऑल फिट वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र इस 14 क्षेत्रों में शामिल है, तो A और C सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन, कुछ समझाने लायक है ही नहीं इसमें।
वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर रही, तो वृद्धि दर रही है आपकी 6.2%। कितनी रही? 6.2%। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में नई दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? नई दिल्ली में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की। क्वेश्चन नंबर 56। एक मिनट, इसको बीच में से गायब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि 2 आना चाहिए था यहाँ पर। इस नीति को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों असत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 की ए व बी दोनों सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। लाडो प्रोत्साहन योजना। एक मिनट, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सही युग्मों का चयन कीजिए। ठीक है, पहली किस्त जो है इसमें 2500 रुपए की आती है, बिल्कुल। सेकंड किस्त भी इसमें 2500 रुपए की आती है, हालांकि चेंज होती रहती है। ठीक है, थर्ड इसमें 4000 रुपए की, फोर्थ 5000 रुपए की। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है यहाँ पर फोर्थ जो किस्त आती है आपकी वो 5000 की नहीं आती है। फोर्थ किस्त, पांचवी जो आपकी किस्त आपकी पांचवी जो है वो 11,000 रुपए की आती है। कितने की? 11,000 रुपए की। हालांकि इसमें चेंजेस बहुत हुए हैं, पहले 5-6 किस्त आती थी, बाद में 7 करी, 8 करी, फिर जो रिवाइज करके वापस 7 करी, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इस योजना को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, 7वीं इसमें 1 लाख रुपए की नई किस्त जोड़ी गई थी पिछली बार 2024-25 बजट में। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका जो है 4 तो सही है, 1 गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 58। कुसुम योजना जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस योजना के घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। बिल्कुल, घटक ए के अंतर्गत 2 मेगावाट तक के जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। घटक बी के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में इस योजना का संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये मान नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 59। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के संदर्भ के अंतर्गत दिया जाने वाला राव जोधा सम्मान वर्ष 2025 में किससे प्रदान किया गया है? तो मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत राव जोधा सम्मान जो दिया जाता है आपका, राव जोधा सम्मान जो है आपका वो प्रेम भंडारी को मिला है। ठीक है, बाकी कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत मिलते हैं वो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। क्लासें आपको क्रम से देखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 60। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये खूड़ी जो है आपका जैसलमेर में आयोजित किया गया। ये बात भी अपन पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61। पूनमचंद गोदारा को किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पूनमचंद गोदारा को किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया आपका ऑप्शन नंबर 2 अंतसरे आंगणे। कौन सी? अंतसरे आंगणे। एक है पखेरवनरी पीरा, इसके जो है क्या मिला है आपका, जो है इसको बाल साहित्य पुरस्कार मिला राजस्थानी भाषा का, बाल साहित्य पुरस्कार, जिसके बारे में पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। वो आपको जरूर कमेंट करके बताना है। पिछली क्लास का मतलब जो माइनर टेस्ट हुए थे उनमें। ठीक है, बाकी युवा पुरस्कार मिला है किसको? पूनमचंद गोदारा को। किसके लिए? जो है अंतसरे आंगणे के लिए। क्वेश्चन नंबर 62। जून 2025 में चांगवोन यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल, नाम ध्यान रख लेना, रुद्रांश खंडेलवाल जो है ये किससे संबंधित है? शूटिंग से, पैरा शूटिंग से। और इनका स्कोर क्या था? तो इनका स्कोर था आपका 236.3 अंक। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी याद रखना कि रुद्रांश खंडेलवाल जो है आपके शूटिंग या पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक 2025-26 पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस स्थान पर अमर शहीद हेमू कलानी स्मृति स्मारक और उद्यान निर्माण किए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सूर सागर जोधपुर में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ये करंट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के पहले भगवान देवनारायण कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की है। ये किस जिले में प्रस्तावित है? तो भगवान देवनारायण जी से संबंधित आपका भीलवाड़ा, तो ये भीलवाड़ा जिले में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय निकायों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत इसके सदस्य हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है। वन मंत्री संजय शर्मा बिल्कुल हैं। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार बिल्कुल है, लेकिन राजस्व मंत्री हेमंत मीणा नहीं है। अपने को नहीं को ध्यान नहीं रखना है, सुरेश रावत, संजय शर्मा और गौतम कुमार को ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये अभिनव चौधरी जो है आपके, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग से संबंधित है। ठीक है। तो ये आपके जो है 33 क्वेश्चन और बचे हुए थे वो हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो साइकोलॉजी के क्वेश्चन बचे हैं, और साइकोलॉजी में एक अपने माइनर टेस्ट जो 10 हुआ था उसमें, और एक ये मेजर टेस्ट 3, इसकी दो 4 क्लासें बची है। और आज अभी मंगलवार वाले 4 दिन में कवर कर देंगे, फिर अपन फाइनल टेस्ट की तरफ जाएंगे, और बचे हुए कोई जो टॉपिक्स होंगे वो अपन बीच बीच में देखते रहेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।